एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज। हम शिवानी श्रेया हैं और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, एक न्यू वीक और एक न्यू चैप्टर के साथ आज हम अपनी सेल बायोलॉजी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स के साथ हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीट कर लिया था, राइट? और अगर आपने उस चैप्टर को प्रॉपरली फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट सिर्फ मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स को मूव करने तक लिमिटेड नहीं है। सेल के अंदर ये प्रोटीन को कॉन्टिन्यूअसली एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट तक मूव करना पड़ता है। और यहीं से आज का चैप्टर स्टार्ट होता है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग। ओके, देखिए प्रोटीन ट्रैफिकिंग जो होता है, सो उसको हम शुरू करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि प्रोटीन ट्रैफिकिंग आखिर होता क्या है। हम जानते हैं कि प्रोटीन सेल के डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कोई प्रोटीन न्यूक्लियस में काम करता है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया में, कोई लाइसोसोम में काम करता है, तो कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। और कुछ प्रोटीन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो है वो सिक्रेटेड होते हैं, राइट? लेकिन न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन को कैसे पता चलता है कि उसको जाना कहाँ है? एग्जैक्टली, सेल के पास एक सोफिस्टिकेटेड टारगेटिंग एंड डिलीवरी सिस्टम होता है जो प्रोटीन्स को उनके करेक्ट डेस्टिनेशन तक डायरेक्ट करता है। इसी ओवरऑल प्रोसेस को जो है हम प्रोटीन ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग का सिंपल डेफिनेशन क्या हुआ? प्रोटीन ट्रैफिकिंग इज द रेगुलेटेड मूवमेंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस टू देयर स्पेसिफिक फंक्शनल डेस्टिनेशन विद इन और आउटसाइड द सेल। यानी प्रोटीन सिर्फ सिंथेसाइज होना इनफ नहीं होता है, उसको करेक्ट लोकेशन पे पहुंचना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अभी देखिए हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने प्रोटीन ट्रैफिकिंग को स्टार्ट किया है, देन आफ्टर हम प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ेंगे, पल्स चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, फॉलोड बाय टाइप्स ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग। तो देखते हैं पहले प्रोटीन ट्रैफिकिंग क्या होता है। देखिए, प्रोटीन ट्रैफिकिंग का दूसरा नाम जो है वो प्रोटीन सॉर्टिंग है। प्रोटीन ट्रैफिकिंग को ही हम प्रोटीन सॉर्टिंग भी कहते हैं। ओके, ये हम यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं। प्रोटीन ट्रैफिकिंग को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन सॉर्टिंग कहते हैं। प्रोटीन सॉर्टिंग या फिर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन ट्रैफिकिंग का ही नाम प्रोटीन सॉर्टिंग और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट है। इसमें बेसिकली होता क्या है? देखिए, प्रोटीन हम सब जानते हैं कि हमारा राइबोसोम में सिंथेसाइज होता है, राइट? राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो जैसे प्रोटीन राइबोसोम में सिंथेसाइज हुआ, पर जितने प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं वो सारे के सारे राइबोसोम पे तो काम नहीं करेंगे। कुछ प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनल्स के लिए भी वर्क करते हैं, लाइक कुछ मेम्ब्रेन पे जाते हैं, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं, कुछ जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स पे जाते हैं, राइट? तो जिन साइट्स पे प्रोटीन का काम होता है, प्रोटीन जिन साइट्स पे वर्क करते हैं, उनको उनका फंक्शनल साइट कहा जाता है। तो फंक्शनल साइट ऑफ प्रोटीन क्या हुआ? जहाँ के जिस साइट पे प्रोटीन जो है हमारे वो काम करते हैं, उसको उसका फंक्शनल साइट कहता है। फंक्शनल साइट कहाँ कहाँ हो सकता है? तो फंक्शनल साइट मेम्ब्रेन पे हो सकता है किसी ऑर्गेनल के, किसी ऑर्गेनल के ल्यूमन पे हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हो सकता है, या फिर सेल एक्सटीरियर पे होता है। सेल एक्सटीरियर मतलब सेल का बाहरी भाग। ओके, तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग किसको कहते हैं? प्रोटीन ट्रैफिकिंग वो प्रोसेस है जहां पे प्रोटीन जो है वो राइबोसोम से उसके फंक्शनल साइट के ऊपर मूव करता है, उसी को हम प्रोटीन ट्रैफिकिंग कहते हैं। अगर इसका सिंपल डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम इट्स सिंथेसिस साइट टू इट्स फंक्शनल साइट इज कॉल्ड प्रोटीन ट्रैफिकिंग। अब आते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग के ऊपर। देखिए, जो प्रोटीन का जो डिस्टिंग्विशिंग होता है या डिफरेंशिएशन होता है, वो किस बेसिस पे होता है? वो उसके लोकेशन के बेसिस पे होता है। इसी प्रोसेस को हम प्रोटीन सॉर्टिंग कहते हैं। प्रोटीन सॉर्टिंग मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। ओके, जैसे प्रोटीन सॉर्टिंग में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन होता है? प्रोटीन सॉर्टिंग में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है हमारा गोल्जी, ट्रांस गोल्जी। प्रोटीन सॉर्टिंग में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन होता है? प्रोटीन सॉर्टिंग में इन्वॉल्व होता है ट्रांस गोल्जी। हमने जब गोल्जी apparatus पढ़ा था तब हमने देखा था गोल्जी का 3 पार्ट था, सिस गोल्जी, मीडियल गोल्जी और आपका ट्रांस गोल्जी। सिस गोल्जी क्या करता है? ईयर से आपका प्रोटीन लेता है,
मीडियल गॉल्जी पे कुछ उसके मॉडिफिकेशंस होते हैं, फाइनली वो ट्रांस गॉल्जी में जा करके जो है उसकी सॉर्टिंग करवाई जाती है और जिस भी जगह का वो प्रोटीन है उसको वहां पे भेज दिया जाता है। आज अभी हम इस पूरे चैप्टर के अंदर प्रोटीन ट्रैफिकिंग के अंदर पढ़ेंगे यही कि प्रोटीन हमारा कैसे पहचाना जाता है कि वो किस पर्टिकुलर एरिया का प्रोटीन है, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनल के ऊपर उसको जाना है या फिर सेल के बाहर उसको जाना है। देखिए, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटीन ट्रैफिकिंग को पढ़ा था, इनका नाम था पैलेड और उनके कलीग्स। ओके, अभी इन्होंने क्या पढ़ा था? इन्होंने पढ़ा था स्पेशली सेक्रेटरी प्रोटीन्स के ऊपर। ओके, अब यहाँ एक नया वर्ड आया, सेक्रेटरी प्रोटीन। सेक्रेटरी प्रोटीन क्या होता है? देखिए, जो प्रोटीन राइबोसोम पे सिंथेसाइज तो होते हैं, बट वो सेल के बाहर सीक्रेट आउट हो जाते हैं, उनको हम सेक्रेटरी प्रोटीन कहते हैं। सेक्रेटरी प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं? सिंथेसाइज ऑन राइबोसोम। एक मिनट। synthesized on ribosome but secrete out of cells। ओके, जो राइबोसोम में सिंथेसाइज तो होते हैं पर सीक्रेट आउट कहाँ हो जाते हैं? सेल के बाहर सीक्रेट आउट हो जाते हैं। देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट था जो इन्होंने किया था पैलेड और आपको उनके कलीग्स ने, उन्होंने उसमें क्या था बेसिकली, ये एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया गया था प्रोटीन ट्रैफिकिंग को स्टडी करने के लिए और इसको पल्स एंड चेज एक्सपेरिमेंट कहा गया था। क्या कहा गया था? पल्स एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये किस लिए हुआ था? प्रोटीन ट्रैफिकिंग को स्टडी करने के लिए। प्रोटीन ट्रैफिकिंग की स्टडी के लिए, राइट? ये किस लिए हुआ था? प्रोटीन ट्रैफिकिंग की स्टडी के लिए, हमारा पल्स एंड चेज एक्सपेरिमेंट। अभी देखिए, पल्स एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो किया था इन्होंने, पैलेट और उनके कलीग्स ने, उसमें उन्होंने पैनक्रियाटिक सेल को यूज किया था स्टडी के लिए, प्रोटीन ट्रैफिकिंग के लिए। क्यों यूज किया था? क्योंकि पैनक्रियाटिक सेल जो है वो बहुत सारे 3 डिफरेंट एंजाइम जो है बेसिकली वो बनाते हैं। ओके, 3 डिफरेंट एंजाइम वहां पे सिंथेसाइज होते हैं। बेसिकली एंजाइम्स हम प्रोटीन्स को ही कहते हैं, जिनके नाम क्या है? कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और ट्राइप्सिनो जीन। ओके, ये तीनों जो है वो सीक्रेटेड आउट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है सेक्रेटरी प्रोटीन का, कि आप सेक्रेटरी प्रोटीन में हमने क्या पढ़ा था? सेक्रेटरी प्रोटीन कौन से प्रोटीन है? जो राइबोसोम सिंथेसाइज तो करता है बट वो फंक्शन कहीं और जाके परफॉर्म करते हैं, मतलब वो सीक्रेट आउट हो जाते हैं बेसिकली सेल से बाहर। तो पैंक्रियाटिक सेल के अंदर भी 3 आपको एंजाइम्स बन रहे हैं, जिनके नाम है कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और ट्रिप्सिनोजीन। ये तीनों आपके बनते तो पैनक्रियाटिक सेल के अंदर है, बट ये सीक्रेट आउट हो जाते हैं कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। इसी के लिए इन्होंने पैनक्रियाटिक सेल को यूज किया था स्टडी के लिए, प्रोटीन ट्रैफिकिंग के। इन्होंने अब किया क्या? देखिए, पैलेड और उनके कलीग ने सबसे पहले एक मीडिया लिया जो रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड को कंटेन कर रहा था। ओके, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने इसी बेसिकली रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड कंटेनिंग मीडिया के अंदर आपका पैनक्रियाटिक सेल को ग्रो कर दिया। ओके, जैसे ही पैनक्रियाटिक सेल सिंथेसाइज हुआ, ये पैनक्रियाटिक सेल जो है वो प्रोटीन बनाना, सॉरी, जैसे पैनक्रियाटिक सेल ग्रो करना शुरू हुआ रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड कंटेनिंग मीडिया के अंदर, पैनक्रियाटिक सेल ने प्रोटीन सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया उनके रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड को यूज करके। रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड को यूज करके जब इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस शुरू की तो उनके प्रोटीन भी जो सिंथेसाइज हुए वो भी रेडियो लेबल्ड थे। अब रेडियो लेबल्ड प्रोटीन को क्यों यूज, यहाँ पे रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड क्यों यूज हुए हैं पैनक्रियाटिक सेल को प्रोटीन बनाने के लिए देने दिए गए हैं? तो ताकि जो रेडियो लेबल्ड आपके रेडियो लेबल्ड प्रोटीन होते हैं वो इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं। तो इसी के लिए इनको रेडियो लेबल्ड लेबल्ड अमाइनो एसिड दिया गया, सो दैट प्रोटीन जो है वो भी रेडियो लेबल्ड हो और उसको इजीली हम डिटेक्ट कर सके। ओके, तो अभी इन्होंने देखा क्या? देखिए, प्रोटीन सबसे पहले जो है वो ईआर में ऑब्जर्व हुआ, उसके बाद प्रोटीन गोल्जी में ऑब्जर्व हुआ, देन प्रोटीन साइटोप्लाज्म में ऑब्जर्व हुआ एंड देन प्रोटीन ऑब्जर्व हुआ सेल के बाहर। ओके, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि प्रोटीन कहाँ कहाँ दिख रहा है आपका। प्रोटीन सबसे पहले ईआर में आया, फिर वहां से गोल्जी में गया, गोल्जी से साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म से जो है आपका सेल एक्सटीरियर, मतलब सेल के बाहर चला गया, राइट? इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि अगर एक प्रोटीन सेक्रेटरी प्रोटीन है
तो जो इस पाथवे होगा सेक्रेटरी प्रोटीन का वो क्या होगा, ईआर से गोल्जी, गोल्जी से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से सेल एक्सटीरियर। ओके, इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पाथवे पर काम किया है और उन्होंने ये कहा है कि सारे प्रोटीन्स इस पाथवे को फॉलो नहीं करते हैं, बट बहुत सारे प्रोटीन्स जो है वो इनिशियल स्टेप जो है वो सेक्रेटरी पाथवे का ही यूज करते हैं। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग स्टेप, मतलब किसी भी हालत में ईआर से गोल्जी पहले जाता है हमारा प्रोटीन। ओके, ये इस परसेंटेज एक्सपेरिमेंट का पूरा स्टोरी था। समझ में आया आप? चलिए देखिए परसेंटेज का लॉजिक क्या था। ये इसको करने का रीजन क्या था? इसको करने का रीजन ये था कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रोटीन है, उसका पाथवे क्या है कि वो किस तरीके से बेसिकली ट्रैवल कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये चीज देखने के लिए इन्होंने बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो कंडक्ट किया था। ओके, देखिए इस एक्सपेरिमेंट ने सेल बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प कर दिया कि प्रोटीन सेल के अंदर किस सीक्वेंस ऑफ कंपार्टमेंट से ट्रैवल करते हैं। स्पेशली सेक्रेटरी पाथवे को अंडरस्टैंड करने में इस अप्रोच ने हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस जो है वो गेन किया है। इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, राइट। इससे साइंटिस्ट प्रोटीन के इंट्रासेलुलर मूवमेंट को टाइम डिपेंडेंट मैनर में स्टडी कर पाए। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग। देखिए यूकेरियोटिक सेल में प्रोटीन डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। ओके, ब्रॉडली हम प्रोटीन ट्रांसपोर्ट को तीन मेजर कैटेगरीज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक होता है हमारा गेटेड ट्रांसपोर्ट, देन ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, देन वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। तो अब हम जो है एक एक करके आपको ये समझाते हैं कि ये तीनों ट्रांसपोर्ट होते क्या क्या है। सबसे पहले आइए गेटेड ट्रांसपोर्ट पे, नाम से ही आपको पता चल रहा है गेटेड है यानी गेट की तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, राइट। इसमें क्या होता है देखिए, प्रोटीन और आरएनए जो है जब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को यूज करके, तो उसको हम गेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आपको याद होगा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कैसा था, कुछ इस तरीके से था। ये सेंट्रल रिंग थी, साइटोप्लाज्म की तरफ 8 स्पॉक्स थे, 8 स्पॉक थे और 8 ही स्पॉक्स आपके न्यूक्लियस की तरफ थे। ओके, 8 स्पॉक साइटोप्लाज्म की तरफ, 8 न्यूक्लियस की तरफ। जो साइटोप्लाज्म की तरफ आपका स्पॉक था, एक मिनट, इसके ऊपर साइटोप्लाज्मिक रिंग लगी थी और न्यूक्लियस स्पोक के ऊपर न्यूक्लियर रिंग लगी हुई थी, राइट। इसके ऊपर फिर प्रोटीन फिलामेंट्स बने हुए थे। ऐसे ही आपका यहाँ पे भी प्रोटीन फिलामेंट बने हुए थे। प्रोटीन फिलामेंट कितने थे इसका कोई काउंटिंग नहीं था, राइट। अभी देखिए हो क्या रहा था, जो हमारा न्यूक्लियस से आरएनए या फिर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो इसी पाथवे को फॉलो कर रहा था, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से जा रहा था। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा था, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स गेट के जैसे काम कर रहा था, जहां से आरएनए और प्रोटीन पास कर रहे थे। इसीलिए इस ट्रांसपोर्ट को हमने क्या कह दिया, गेटेड ट्रांसपोर्ट। ओके, गेटेड ट्रांसपोर्ट क्या था, जब प्रोटीन और आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जाते हैं या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का यूज करके, तो उसको हम गेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, क्यों गेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो गेट की तरह एक्ट कर रहा है। गेट की तरह एक्ट करके वो जो है वो साइटोप्लाज्म से आपको न्यूक्लियस के अंदर आरएनए या प्रोटीन को ट्रांसफर कर रहा है या आरएनए प्रोटीन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर रहा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। देखिए ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब क्या हुआ, ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब हुआ जो कि मेम्ब्रेन के अंदर घुस जा रहा है, राइट। जब प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पास कर रहा है, राइट, या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो वो ट्रांस मेम्ब्रेन आपका कहलाएगा। ओके, तो जब प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म से किसी ऑर्गेनेल में ट्रांसफर होता है, उस ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया, वो हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिखा है कि प्रोटीन when transported from cytoplasm to any organelle by crossing the membrane is called transmembrane transport। ओके,
देखिए प्रोटीन जो है ऑर्गेनेल में एंट्री करता है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, राइट? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इस ट्रांसपोर्ट का नाम पड़ा है ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, विच इज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकल्स का मतलब क्या होता है? वेसिकल बेसिकली एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राइट? तो जब प्रोटीन की ट्रांसपोर्टिंग जो है वो प्रोटीन को पैक करके एज अ स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर पैक करके होती है, तो उसको हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वेसिकुलर बेसिकली वेसिकल की जैसे ये पैक हो रहा है, इसीलिए इसका नाम वेसिकुलर है, राइट? तो इसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय पैकिंग एज अ स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ओके, स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या हुआ हमारा? वेसिकल हो गया। और क्योंकि वेसिकल यूज हो रहा है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में, इसीलिए इसका नाम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट पड़ गया। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब हम जो है इस पूरे आपको चैप्टर को एक बार जो है वो कंपैरिजन कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल कंपैरिजन। देखिए ये तीनों मैकेनिज्म जो हमने अभी पढ़े, बेसिकली गेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था, मेम्ब्रेन जो मॉलिक्यूल है हमारा वो गेट के थ्रू जा रहा था, राइट? इसका एग्जांपल था न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया गेटेड ट्रांसपोर्ट। फिर आया हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एंड देन आया हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इसमें कैसे हो रहा है ट्रांसपोर्ट? इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है गेट के थ्रू। यहाँ गेट लिख दिए। यहाँ ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? क्रॉस करके। किसको क्रॉस? मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है? वेसिकल के थ्रू। ओके, अभी जो इसका एग्जांपल है गेटेड ट्रांसपोर्ट का, ये क्या है? न्यूक्लियर पोर। ओके, और आपका ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का साइटोसॉल से ईआर जाता है, ये बेसिकली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ पे साइटोसॉल से ईआर। और यहाँ पे कैसे होता है वेसिकल ट्रांसपोर्ट में? ईआर से जो है वो गोल्जी जाता है। ओके, ये जो है ये ऐसे ही टेबल के जैसे आपको याद करके रखना है। टेबल के जैसे जब आप याद करेंगे तो आपको मेमोराइज करने में इजी रहेगा। ये कंपैरिजन हमने देख लिया। चलिए देखिए, ये जो है आपको अगर ये चैप्टर अच्छे से ये वाला पॉइंट समझ गए तो पूरे चैप्टर का फ्रेमवर्क जो है वो समझने में आपको ये हेल्प करेगा। चलिए अब यहाँ 1 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट से थोड़ा बाहर आते हैं। देखिए आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, राइट? और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा टॉपिक नेचुरली कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, राइट? कभी कभी आपको लगेगा कि टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज्यादा है, सिग्नल सीक्वेंसेस, शॉर्टिंग सिग्नल, ओके, ट्रांसलोकेशन, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, टारगेटिंग एक्सेट्रा। लेकिन एक बात याद रखिए, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट को मल्टीपल लेयर्स है, राइट? कॉन्सेप्ट के जो है हमारे वो मल्टीपल लेयर्स हैं। आपको सब कुछ एक दिन में परफेक्ट नहीं करना है। ओके, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर रिवाइज कीजिए, और फाइनली जब आप पीवाई के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बेसिकली एक लेक्चर आपको नॉलेज देगा, लेकिन डेली रिवीजन आपको कॉन्फिडेंस देगा। ओके, सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट डे। जो आज पढ़ना है आज पढ़िए, जो नहीं समझ आ रहा आज उसको रिवाइज कीजिए, बट कीप मूविंग। चलिए अब वापस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटीन ट्रैफिकिंग का जो ओवरऑल बेसिकली हमने पढ़ा है उसको एक स्टोरी की तरह कनेक्ट करते हैं। देखिए सेल में प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, राइट? उसके बाद सेल को आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रोटीन का डेस्टिनेशन क्या है। सॉर्टिंग सिग्नल इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। सेलुलर मशीनरी उस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करती है और अप्रोप्रिएट ट्रैफिकिंग पाथवे सेलेक्ट होता है। फिर प्रोटीन गेटेड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या फिर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है। और अगर हम इस जर्नी को एक्सपेरिमेंटली फॉलो करना चाहें तो पल्स चेज जैसे एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस जो है हमारे प्रोटीन मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले प्रोटीन ट्रैफिकिंग, राइट? मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस साइट से फंक्शनल डेस्टिनेशन तक मूवमेंट। ओके, फिर हमने पढ़ा प्रोटीन सॉर्टिंग, मतलब प्रोटीन को करेक्ट डेस्टिनेशन तक डायरेक्ट करना। इसी में आता है सॉर्टिंग सिग्नल, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर एड्रेस लेवल कैसे होता है, राइट? उसके बाद हमने पर्स चेज एक्सपेरिमेंट पढ़े, जिसमें हमने ये देखा कि प्रोटीन किस पाथवे को फॉलो करती है, कैसे कैसे कहाँ से किस किस ऑर्गेनेल से होकर के वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। इसके बाद हमने 3 मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़े, विच इज गेटेड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, फॉलोड बाय वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोटीन ट्रैफिकिंग का फाउंडेशन बिल्ड किया है, राइट? आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं था, ये एक्चुअली पूरे चैप्टर का फ्रेमवर्क था। अगर हम डिटेल में देखेंगे कि प्रोटीन अपने करेक्ट डेस्टिनेशन को रिकॉग्नाइज कैसे करता है, सिग्नल सीक्वेंसेस कैसे वर्क करते हैं और डिफरेंट ट्रैफिकिंग पाथवे मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे ऑपरेट करता है, ओके, आगे हम इस चीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए आज के कॉन्सेप्ट को लाइटली मत लेना। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो ही आगे का कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली आपका इजियर हो जाएगा और आपको आसानी से समझ में आएगा, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का लेक्चर जो है उसको रिवाइज कीजिए, स्पेशली प्रोटीन सॉर्टिंग और 3 टाइप ऑफ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट को एक बार खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। और याद रखिए, अंडरस्टैंड, रिवाइज एंड अप्लाई, ये 3 स्टेप आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम प्रोटीन ट्रैफिकिंग को और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।